नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के कार्यक्रम से आप स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सोनिया ने सरकार पर किया हमला, विपक्षी दलों से एकजुट होने को कहा। तालिबान का बदला लेने का अभियान शुरू, घर घर जाकर ले रहा तलाशी। तालिबान प्रमुख अखुंदाजा लापता, पाकिस्तान के कब्जे में होने की खबर। लालू यादव ने दी तेज प्रताप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की इजाज़त। संघ के किसान संगठन ने की एमएसपी बढ़ाने की मांग, धरना प्रदर्शन करेगा। ये थी आज की बड़ी खबरें और अब इसके बाद वक्त है, ये थी आज की खास खबरें और अब समय है आज की अहम खबरों का विस्तार से विश्लेषण का। तो सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है और उसमें बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की है। उन्होंने पेगासस के सवाल पर सरकार पर जोरदार हमला किया है और विपक्षी दलों से कहा है कि केवल संसद ही नहीं, सड़क पर भी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल शामिल हुए, जिनमें टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, एनसी, आरजेडी, एआईयूडीएफ आदि के नेताओं ने हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी ने बैठक से दूरी बनाई, जबकि आम आदमी पार्टी को न्योता ही नहीं दिया गया था। वहीं समाजवादी पार्टी भी वर्चुअल बैठक में नहीं पहुंच सकी। जब इस बारे में सपा के प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राम गोपाल यादव के घर पर कोई किसी का निधन हो गया है, जिसकी वजह से वो सपा बैठक में नहीं पहुंच सकी है। तो बैठक में सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों से कहा कि हमें एकजुट होना चाहिए, एक गठबंधन बनाना चाहिए और एक साझे मोर्चे के साथ बीजेपी को चुनौती देनी चाहिए। उन्होंने 2024 के लिए लक्ष्य बनाने की अपील भी की है। तो सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि एकजुटता से फायदा हुआ है विपक्षी दलों को, इसीलिए ओबीसी बिल में सरकार को संशोधन भी करना पड़ा है। सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से मानसून सत्र बेकार चला गया है। तो ये जो एक कवायद है वो सोनिया गांधी की तरफ से भी शुरू हो गई, विपक्षी एकता की कवायद। आप देख ही रहे हैं कि ममता बनर्जी, शरद पवार अपने स्तर पर एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए थे। संसद के मानसून सत्र में भी काफ़ी एकजुटता दिखाई थी। राहुल गांधी भी नाश्ते पर विपक्षी दलों को बुला चुके हैं और अब सोनिया गांधी भी मैदान में आ गई हैं। तो ये एक विपक्ष के लिए शुभ संकेत है कि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है वो लीड करने के लिए तैयार है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों साथ साथ इस कोशिश में हैं। इस बैठक में भी राहुल गांधी भी थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। तो कांग्रेस का एक ये जो अभियान है वो अब और मजबूती प्रकट करते हुए दिख रहा है। देखना है आने वाले दिनों में विभिन्न दल किस तरह से इस पहल को और मजबूत करते हैं और एक कॉमन एजेंडा बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। अगली खबर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने नेटो सेनाओं और अफगान सरकार के साथ काम कर चुके लोगों की तलाश शुरू कर दी है। वो घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं और परिवारों को धमका रहे हैं। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब तालिबान बार बार कह रहा है कि वो किसी से भी बदला नहीं लेगा। वहीं दूसरी ओर जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्ट ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने डाइचे वेले के पत्रकार के एक रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। दरअसल तालिबान पत्रकार के घर जाकर तलाशी कर रहे थे, मगर उसके न मिलने पर उन्होंने पत्रकार के करीबी रिश्तेदार को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा जिस तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो महिलाओं को काम करने देगा, उसने अब एक महिला एंकर को काम करने से रोक दिया है। तालिबान ने अफगान के सरकारी चैनल से एक महिला एंकर को हटा दिया है। इस बारे में तालिबान की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो एक तरफ तो ये खबरें आ रही कि तालिबान इस बार बदले हुए हैं, वो उस तरह की ज़्यादतियाँ नहीं करेंगे, क्रूरताएं नहीं दिखाएंगे जो पिछले बार जब वो सत्ता पर काबिज हुए थे तब दिखाई थी। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि तालिबान बदलने को तैयार नहीं है, तालिबान बदले नहीं हैं और अभी भी उसी अंदाज में काम कर रहे हैं, उसी तरह से बदला लेने पर आमादा हैं। घर घर जाकर पत्रकारों को ढूंढ रहे हैं।
या अपने उन विरोधियों को ढूंढ रहे हैं जो अभी तक सुरक्षित थे, उनको आश्वस्त कर रहे थे वो कि वो कुछ नहीं करेंगे। तो ये बड़ा ही विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण है कि तालिबान को सत्ता मिलने के बाद अब वो अपनी पुरानी लीग पर लौट गया है और वही हिंसा का खेल खेलना उसने शुरू कर दिया है। ये आगे बढ़ेगा, ऐसी आशंकाएं सबको हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि तालिबान के खिलाफ भी प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। आम लोग अफ़गानिस्तान का झंडा लेकर तालिबान का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और ये बताता है कि तालिबान को अब पिछली बार की तरह स्वीकार नहीं किया जा रहा है वहाँ की जनता के द्वारा। तो ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी तरफ अच्छा संकेत ये भी है कि पंजशीर घाटी में जो तालिबान विरोधी लड़ाके हैं, गुट हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं और वो तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब तालिबान चारों तरफ से घिरा नज़र आ रहा है। अमेरिका दबाव बना रहा है, उसकी सारी संपत्ति को उसने फ्रीज कर दिया है, उसके पास पैसे नहीं है, आर्थिक संकट है। अब अफगानिस्तान को चलाना हंसी खेल नहीं होगा तालिबान के, और ख़ास तौर पर अगर इस तरह की हरकत करेगा तो निश्चित रूप से उसे और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर लेते हैं। तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से उसका शीर्ष नेता हैबतुल्लाह अखुंदाज़ा दिखलाई नहीं पड़ रहा है। विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने अखुंदाज़ा से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि तालिबान का प्रमुख नेता हैबतुल्लाह अखुंदाज़ा पाकिस्तान में हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अखुंदाज़ा पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हो सकता है। उसको पिछले 6 महीनों से तालिबान ने नहीं देखा है। आखिरी बार उसका सार्वजनिक बयान मई माह में ईद उल फितर के मौके पर आया था। हैबतुल्लाह अखुंदाज़ा को 2016 में तालिबान का प्रमुख उस समय नियुक्त किया गया था जब अख्तर मंसूर को अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। तो ये एक चौंकाने वाली बात भी है और एक संकेत भी दे रही है कि किस तरह से पाकिस्तान का तालिबान पर कब्जा है, उसको किस तरह से वो नियंत्रित कर रहा है, उसके जो प्रमुख नेता हैं उसके किस तरह से इन्फ्लुएंस में है, उसके किस तरह से नियंत्रण में है। तो अगर उसने अखुंदाज़ा को कब्जे में कर रखा है और उसको कब्जे में करके तालिबान से वो सब करवाना चाहता है जो उसके एजेंडे में है, जिसमें कश्मीर में घुसपैठ या हमला भी शामिल है, तो ये एक ख़तरनाक बात हो सकती है। लेकिन अभी चूंकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है इसलिए हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। और ये हालांकि संदिग्ध इसलिए भी लगती है इस तरह की रिपोर्ट क्योंकि तालिबान कैसे ये मंजूर कर सकते हैं कि उनका प्रमुख पाकिस्तान के कब्ज़े में हो और वो खामोशी अख्तियार करके रखें, क्योंकि ये तालिबान के लिए बड़ा बुरा, उसकी छवि को बहुत खंडित करेगा कि उनका नेता पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो अगर तालिबान की तरफ से चुप्पी है तो और हैबतुल्लाह अखुंदाज़ा नज़र नहीं आ रहा है तो इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान अगर अपने एजेंडे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें भी किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान ISI और पाकिस्तान के आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के रिश्ते बहुत करीब के रहे हैं, यहाँ तक कि CIA के रिश्ते भी करीब के रहे हैं, अमेरिका के रिश्ते भी करीब के रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान निश्चित रूप से तालिबान को एक हद तक कंट्रोल भी करता रहा है, गाइड भी करता रहा है, इसलिए इस खबर को खारिज नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से। अगली खबर लेते हैं। लालू यादव ने RJD के नेता और अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। खबरें हैं कि उन्होंने वरिष्ठ नेता जगदानंद को संकेत दे दिया है कि वे तेज प्रताप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। ताज़ा विवाद में जगदानंद सिंह ने छात्र RJD के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाकर गगन कुमार को अध्यक्ष बना दिया है। गगन कुमार को जगदानंद का करीबी माना जाता है। जगदानंद ने ये नियुक्ति करने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। गगन कुमार की नियुक्ति से तेज प्रताप यादव बुरी तरह से भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बिना नाम लिए अपने बड़े भाई तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर हमला बोल दिया है।
तेज प्रताप ने लिखा, प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलती है और आरजेडी का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो आरजेडी के संविधान के खिलाफ हुआ। इसके बाद तेजस्वी यादव से जब इस विवाद को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पिता लालू यादव और वो इसे संभाल लेंगे। जेल के बाहर चल रहे लालू यादव भी राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर चुके हैं। वो भी इस झगड़े को पर नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने कड़े संकेत दे दिए हैं कि तेज प्रताप की इस तरह की बकवास को वो स्वीकार नहीं करने वाले, वो ज़्यादा देर तक नहीं झेल सकेंगे। बहुत साफ है कि लालू यादव घोषित कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही उनकी विरासत को संभालेंगे, तेजस्वी यादव ही आरजेडी का नेतृत्व करेंगे। और तेज प्रताप आप जानते ही हैं कि उनका व्यवहार कतई एक राजनीतिक ढंग का नहीं रहा है। वो परिवार में एक तरह से बिखराव पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं। दरअसल उनका मानसिक संतुलन भी ये माना जाता है कि वो ठीक नहीं है और इस वजह से वो इस तरह की हरकतें करते रहे हैं जिससे आरजेडी में एकता को लेकर सवाल उठते रहे हैं और फूट को लेकर कयास भी लगते रहे हैं। तो अब ये ज़रूरी हो गया है लालू यादव के लिए भी, आरजेडी के नेतृत्व के लिए, कि तेज प्रताप को चुप किया जाए, उन्हें शांत किया जाए, उनको अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा जाए। तभी आरजेडी जो मोर्चा चला रही है नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ, उसमें उसे कामयाबी मिल सकती है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। किसान आंदोलन के बीच अब आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ भी एमएसपी की मांग करते हुए 8 सितंबर को देश में धरना प्रदर्शन करने वाला है। आरएसएस से जुड़े इस संगठन का कहना है कि कृषि उपज को उचित भाव नहीं मिलने से किसान कर्जदार हो रहे हैं। भारतीय किसान संघ के संगठन जनरल सचिव बद्री नारायण ने कहा कि एमएसपी रेट का ऐलान करने का कोई अर्थ नहीं है अगर अधिकतर किसानों को वो भाव मंडी में नहीं मिल रहा है। बहुत से किसान अपनी उपज की कीमत तक नहीं निकाल पाते हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकार को इस महीने तक का समय दे रहे हैं। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई जवाब नहीं देती, तो हम देश के स्तर पर धरना करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक तरह का ऐसा लगता है कि नूरा कुश्ती जैसी आरएसएस का ये किसान संगठन करना चाहता है, या हो सकता है कि सरकार ने एमएसपी के बारे में कोई फैसला लिया है और वो अपने क्रेडिट अपने किसान संगठन को देना चाहता है, इसलिए किसान संगठन से इस तरह के विरोध की आवाज़ें उठाई जा रही हैं, धरना प्रदर्शन की बात की जा रही है। और कोई एक सिस्टम हो सकता है सरकार एमएसपी को लागू करने के लिए घोषणा करे। तो ये एक नूरा कुश्ती मिला जुला, क्योंकि किसान संघ जो आरएसएस का है वो 3 किसानों के जो कृषि कानून है उनके खिलाफ नहीं है, उनके मामले में उसने चुप्पी साधे हुई है और किसान आंदोलन से उसमें बेचैनी भी है क्योंकि वो अलग थलग पड़ गया है। तो अब अपनी एक तो नाक बचानी है, अपनी साख बचानी है, दूसरे सरकार को भी बचाना है। सरकार भी किसान आंदोलन की वजह से मुश्किलों में है और फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं जिसमें किसान आंदोलन घोषणा कर चुके हैं कि वे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, बीजेपी को वोट न दें, इस तरह की मांग करेंगे, मिशन यूपी चलाएंगे, मिशन उत्तराखंड चलाएंगे। तो इससे संघ परिवार में बेचैनी है और उस नुकसान की भरपाई के लिए या उस नुकसान को कम करने के लिए अगर किसान संघ का इस्तेमाल संघ परिवार कर रहा है, भारत सरकार, मोदी सरकार कर रही है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। तो ये दिखाने के दांत हैं, सीधी सी बात ये है, खाने के दांत नहीं है। ये एक तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश है संघ परिवार की। तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।